हाय दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय पहला जीव जगत का एक तीसरा भाग होगा। 2 भाग हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम तीसरा भाग स्टार्ट करेंगे। तीसरा भाग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से कुछ कहना चाहता हूँ। यदि मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल होता है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों का ऐसा कंसेप्ट दूंगा, ऐसा बेसिक कंसेप्ट दूंगा ताकि आप लोग को किसी प्रकार का नोट्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार देखिए क्या होगा, यह आप लोग को एक पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाग तीसरा होगा। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे जन्म तक, ठीक है ना। जन्म तक हम लोग पढ़ चुके थे, यानी दूसरा जो मतलब कि अभिलक्षण था उसको हम लोग पढ़ चुके थे। आज इस तीसरे भाग में क्या पढ़ेंगे, तीसरा उसमें क्या अभिलक्षण होगा एक सजीव का, उसके बारे में जानते हैं। तो तीसरा जो पॉइंट होगा वह क्या होगा, उपापचय। उपापचय का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि आप लोग समझिएगा कि हमारे शरीर में जो कार्य होता है, जो हमारे शरीर में कार्य कौन करता है, कोई तो होगा जो हमारे शरीर में कार्य करता होगा। जो हम भोजन करते हैं उसको पचाने में मदद करता होगा, कोई तो होगा। ठीक है, तो आखिर वो कौन सा व्यक्ति है जो हमारे शरीर के अंदर वो कार्य करता है, ठीक है ना। तो उपापचय का अर्थ यह होता है कि जीव के शरीर में जीवों के शरीर में जो समस्त रचनात्मक क्रिया जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, उपापचय कहा जाता है। ठीक है ना। समस्त, तो जीवों के शरीर में होने वाली समस्त रासायनिक क्रिया क्या कहलाता है, उपापचय कहलाता है। चलिए इसको हम नोट करते हैं। जीवों में समस्त रासायनिक क्रिया ही क्या कहलाती है, उपापचय कहलाती है। ठीक है ना, क्रिया ही क्या कहलाती है, उपापचय कहलाते हैं। जीवों में, यानी जीवों के शरीर में समस्त जो रासायनिक यहाँ जीवों के शरीर में होना चाहिए। जीवों के शरीर में समस्त रासायनिक क्रिया ही उपापचय कहलाती है। और यह देखने को आपको मिलेगा सिर्फ सजीव में ही देखने को मिलेगा, निर्जीव में देखने को नहीं मिलेगा। तो हम पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े हैं कि हम लोग को वही विशेष लक्षण चाहिए जो सिर्फ सजीव में ही हो, निर्जीव में ना पाया जाए। ठीक है ना। तो यह निर्जीव में क्या होता है, नहीं पाया जाता है, और ये किस में पाया जाता है, सजीवों में पाया जाता है। इसीलिए हम सजीव पे क्या टिक लगा दिए हैं, और यहाँ पर निर्जीव लिख करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटू का टिक लगा दे, ताकि इसमें यह पता चलेगा कि उपापचय जो होता है निर्जीव में नहीं होता है। वैसे भी आप लोग जान सकते हैं, क्या इसमें यह निर्जीव है, क्या इसमें कोई उपापचय होता है, क्या यह भोजन करता है, नहीं करता है ना। ठीक उसी प्रकार सजीव जो है, सजीव में क्या होता है, सजीव में जो जीव होते हैं वो भोजन करते हैं, उनके शरीर में क्या होता है, उपापचय का क्रिया होता है, रासायनिक क्रिया होती है। ठीक है ना, उसे क्या कहा जाता है, उपापचय कहते हैं। निर्जीव में यह नहीं पाया जाता है। तो यह चीज आप लोग को स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि उपापचय का अर्थ क्या होता है। ठीक है ना, उपापचय का परिभाषा या उपापचय का अर्थ जो होता है यही आप लिख देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले पॉइंट पर देखते हैं। एक तीसरा पॉइंट था, चौथे नंबर पे आएगा संवेदनशीलता तथा अनुकूलन। संवेदनशील तथा अनुकूलन। इनको जानने से पहले सबसे पहले इनका हम लोग अर्थ जानते हैं कि अर्थ क्या होता है।
ठीक है ना। संवेदनशील का अर्थ क्या होता है, हमारे आसपास कोई भी भौतिक या रासायनिक जैसा भी कोई परिवर्तन या क्रिया होता है, उसके बारे में जो संवेदन आता है हमारे मन में, उसे क्या कहते हैं, संवेदनशील कहते हैं। ठीक है ना। हमारे आसपास कोई भी परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन हो या रासायनिक परिवर्तन हो, ठीक है, तो उसके बारे में जो हमारे अंदर संवेदना आती है उसे हम क्या कहते हैं, संवेदनशील कहते हैं। ठीक है, इसका अर्थ आप लोग समझ में आ गया होगा। संवेदनशील किसे कहते हैं, हमारे आसपास, हम इसको नोट कर देते हैं, हमारे आसपास कोई भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया में कोई बदलाव आता है, कोई बदलाव आता है, उसके प्रति क्या संवेदना होती है, आता है उसके प्रति क्या संवेदना, उसके प्रति क्या संवेदना होती है, उसे ही संवेदनशील कहा जाता है। अब आप लोग आसपास समझ में आ गया होगा। हमारे आसपास जो मैं बात आप लोग को बताया हूँ वही बात मैं यहाँ पे नोट कराया, ठीक है ना। हमारे आसपास कोई भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया, ठीक है ना, में कोई बदलाव यानी चेंज आता है, उसके प्रति हमारा क्या संवेदना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, संवेदनशील कहते हैं। ठीक है, जैसे में एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे में छुई मुई, पौधा का आप लोग नाम सुने होंगे, जो उसकी पत्तियां थोड़ी चौड़ी आकार की होती है और उसको आप जैसे टच करेंगे वो अपने आप को क्या है, अपने अंदर समेट लेता है। ठीक है ना। तो उसको छूने के बाद जो वो अपने आप को समेटता है, तो उसके प्रति हमारे अंदर क्या संवेदना होती है, तो वही संवेदना संवेदनशील कहलाता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यह पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, संवेदनशील किसे कहते हैं, संवेदनशील का परिभाषा क्या है, संवेदनशील का अर्थ क्या होता है, हमारे आसपास कोई भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया, ठीक है ना, में कोई बदलाव आता है, उसके प्रति क्या संवेदना होती है, उसे संवेदनशील कहते हैं। एग्जाम्पल में हमने एक पेड़, एक पौधा रखा छुई मुई जिसका नाम है, ठीक है ना। ये तो हो गया संवेदनशील। अब अनुकूलन जो है इसके बारे में समझते हैं। अनुकूलन का अर्थ क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। वाह मीन्स बाहर होता है, बाहर के वातावरण के प्रति हम क्या अनुकूलन करते हैं, ठीक है ना, अनुकूलन हो जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, जैसे समझिए गर्मी का दिन होता है तो हमारे अंदर से क्या निकलता है, पसीना निकलता है, तो हम पसीना निकलने के बाद हमको क्या मिलता है, एक राहत मिलती है, एक ठंडक मिलती है, यानी वह अनुकूलन हमको क्या होते है, प्राप्त होती है। ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, तो बाहर यानी बाहर वाले वातावरण, इसका डिफिनेशन लिखते हैं, बाहर वाले वातावरण के प्रति हम
अनुकूलन हो जाते हैं, प्रति हम अनुकूलन हो जाते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। हो जाते हैं, इसे ही हम अनुकूलन कहते हैं। ठीक है ना, ये चीज समझ में आया आप लोग को। देखिए अनुकूलन क्या है या अनुकूलन का अर्थ क्या है, बाहर मीन्स बाहर वाले वातावरण, यानी जो इसके बाहर वाले हैं उस वातावरण के प्रति हम अनुकूलन हो जाते हैं, उसके प्रति उसके हिसाब से हम क्या होते हैं, उसके हिसाब से हम ढल जाते हैं। ठीक है ना, और वातावरण के हिसाब से क्या होता है, गर्मी का मौसम आता है, ठंडा का मौसम आता है। ठीक है ना, ये किसके कारण होता है, वातावरण के कारण ही होता है। ठीक है ना, तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, उसमें ढल जाते हैं। तो वही कहा गया है, बाहर वाले वातावरण के प्रति हम अनुकूलन हो जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, अनुकूलन कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में हमने वो गर्मी का एग्जाम्पल जो आप लोग को मैं बताया हूँ वही आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है ना, एग्जाम्पल जो गर्मी के दिन में हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है, ठीक है ना, वह पसीना निकलने के बाद क्या होता है, हमको एक अलग से ठंडक मतलब महसूस होने लगती है, यानी अनुकूलन हम क्या करते हैं, फील करते हैं। ठीक है ना, तो यह पॉइंट कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है यह भी आप लोग क्लियर हो गया होगा। अगर यदि किसी भी प्रकार का अगर मेरे वीडियो में या इस टॉपिक में किसी भी प्रकार का आप लोग को दिक्कत होता है, समझ में नहीं आता है, तो आप उसको कमेंट में जरूर आप लोग सेंड कीजिएगा कि यह पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया, मैं उसको फिर से आप लोग को समझाऊंगा। ठीक है, ये था 4 नंबर पॉइंट। अब आता है 5वां पॉइंट। 5वें पॉइंट में जीवन चक्र। जीवन चक्र का अर्थ क्या होता है, आप ही लोग बताएं। जीवन चक्र क्या सिर्फ सजीवों में होता है या निर्जीवों में भी होता है? तो जीवन चक्र उन्हीं लोग में होता है जिनके अंदर जीव होता है, उन्हीं का क्या होता है, जीवन चक्र होता है। निर्जीव में कभी जीवन चक्र नहीं होता है, याद रखिएगा। सिर्फ सजीवों में ही जीवन चक्र होता है। जीवन चक्र का मतलब ये समझिएगा इस तरह का, एक हमने क्या बना दिया, एक वृत्त बना दिया। ठीक है ना, इसको हम आसान भाषा से समझते हैं। मानिए कोई यहाँ पर एक व्यक्ति है, ठीक है ना, और यहाँ से चलना प्रारंभ किया, तो चलते चलते फिर ये कहाँ पे आकर के मिलेगा, फिर यहाँ जहाँ से स्टार्ट किया है चलना वहीं पर फिर आकर क्या हो जाएगा, वह मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि यह व्यक्ति जहाँ से चलना प्रारंभ किया वहां पे क्या हुआ, इसका जन्म हुआ। ठीक है ना, यह व्यक्ति जहाँ से चलना प्रारंभ किया वहां पे क्या हुआ, जन्म हुआ, जन्म हो गया इस व्यक्ति का। ठीक है ना, जब जन्म हो जाएगा तो वहां से जब चलना प्रारंभ किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वयस्क हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वयस्क हो जाएगा। और जब वयस्क हो जाएगा तो कन्फर्म है कि वयस्क के बाद उसका क्या मैरिज होगा, मैरिज के बाद क्या हो जाएगा, वह जन्म की क्रिया करेगा। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, जन्म करेगा। ठीक है ना, पहले देखिए उसने क्या क्या, जन्म लिया। ठीक, जन्म के बाद वयस्क हुआ, वयस्क के बाद उसने क्या किया, जन्म किया। ठीक है ना, जन्म के बाद क्या हो जाएगा, वह वृद्धा यानी बूढ़ा हो जाएगा। बुढ़ापा हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, जन्म के बाद बुढ़ापा, और बुढ़ापा के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब आएगा तो यहाँ पर प्राकृतिक क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ठीक है ना, आप समझिए, यहां से पहले जन्म हुआ, जन्म के बाद वयस्क हुआ, वयस्क के बाद क्या क्या, जन्म किया, जन्म के बाद उसका क्या समय आया, बुढ़ापा आया, और बुढ़ापा के बाद क्या हो गया, वह प्राकृतिक मृत्यु को क्या हो गया, प्राप्त हो गया। इसे ही जीवन चक्र कहा जाता है। कहने का मतलब कि जहां से वो स्टार्ट किया वहीं पे फिर आकर उसका क्या हो गया, अंत हो गया। उसे हम कहते हैं जीवन चक्र। समझ में आ गया ना।
इसको हम पॉइंट वाइज इसको हम सीरियल बाय सीरियल लिख देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा। यह चित्र इसलिए बना है ताकि यह चित्र आप लोग को स्पष्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए पहले इसने क्या किया, जन्म लिया, जन्म के बाद क्या हुआ, वयस्क हुआ, वयस्क के बाद क्या हो गया, जनन किया, जनन के बाद क्या हुआ, बुढ़ापा आया, बुढ़ापा के बाद क्या हुआ, प्राकृतिक मृत्यु हुई। ठीक, अब देखिए 1 2 3 4 5 स्टेप हुआ, 1 2 3 4 5 स्टेप हुआ। तो यह है हमारा जीवन चक्र। प्रत्येक सजीव का यह जीवन चक्र है। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ मनुष्य में ही यह जीवन चक्र चलता है, पेड़ पौधों में भी यही जीवन चक्र चलता है। जो हम लोग में यह जीवन चक्र चलता है वही पेड़ पौधों में भी यह जीवन चक्र चलता है। ठीक है ना। जिस प्रकार पेड़ पौधे क्या होते हैं, पेड़ पौधे छोटे जब बीज अंकुरण होते हैं तो छोटा पौधा हुआ, जैसे ही ऊपर की तरफ बढ़ना प्रारंभ करेंगे, यहाँ से जन्म लिए, जन्म लेने के बाद जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, ये वयस्क होंगे, वयस्क होने के बाद यह फल पकड़ने यानी जनन करने के योग्य हो जाएंगे, जनन करने के योग्य हो जाएंगे, तब उसके बाद यह बुढ़ापा इनका आ जाएगा, यानी इनकी पत्तियां जो होंगी वो झड़ना प्रारंभ हो जाएंगी, और एक समय ऐसा आएगा कि यह पेड़ अपने आप ही क्या गिर जाएगा या सूख जाएगा। ठीक है, तो सजीवों में यानी वह जिसमें जीव होता है उनका जो जीवन चक्र होता है इसी तरह क्या होता है, चलता है। ठीक है ना। हमने इस जीवन चक्र को पूरा एक वृत्त बनाकर आप लोग को समझा दिया, और यहाँ पर एक साइड में एक डायग्राम के हिसाब से समझाया। अब जो इसमें से अच्छा लगा आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब अगले वाले टॉपिक पर चलते हैं। ये था 5 नंबर। अब चलते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर में क्या है, जीव द्रव्य। अक्सर ये देखा जाता है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जीव द्रव्य। यह आप लोग को अगले चैप्टर में यानी चैप्टर 7 या चैप्टर 8 में आप लोग को यह कोशिका के बारे में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है ना। तो उसमें विस्तार से आप लोग को बताया जाएगा। बस थोड़ा सा यहाँ पर इसका डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं जीव द्रव्य किसे कहते हैं। ठीक है ना। जीव द्रव्य किसे कहते हैं, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले, ठीक है ना, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहा जाता है, यानी जीव द्रव्य कहा जाता है। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहा जाता है। ठीक है ना। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य कहा जाता है। ठीक है ना। आप लोग समझिए कि कोशिका जीव द्रव्य क्यों कहा जाता है और कोशिका में ही क्यों पाया जाता है। आप लोग समझिए कि यहाँ पे हम एक डायग्राम बनाते हैं आप लोग को समझने के लिए। सपोज मानिए यहाँ पर हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है ना। इधर में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इधर में गाल्जी बॉडी होता है, इसके बाद से यहाँ में सेंट्रोसोम होता है, ER होता है। ठीक है ना। गाल्जी बॉडी राइबोसोम होता है। ठीक है ना। लाइसोसोम होता है। ये सब क्या है, इसके आसपास रहने वाले यानी इसके अंग है, जिसको कोशिका अंग कहा जाता है। कोशिका के अंदर यानी कोशिका के केंद्र के भीतर रहने वाले जितने अंग कोशिका अंग कहलाते हैं। ठीक है ना। तो आप समझिएगा, अगर इनके बीच में अगर कुछ नहीं भरा रहेगा तो ये आपस में क्या होंगे, एक दूसरे को टकराएंगे। ठीक है ना। सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं। हम लोग जब भी ऑनलाइन सामान कोई खरीदते हैं, ठीक है ना, या आप लोग जब भी ऑनलाइन सामान मंगाते हैं तो देखिएगा उस सामान में उस जो डब्बा होता है उसमें देखिए कितना पैकेट उसमें डाला होता है, और इतना अच्छा से उसको पैक किया रहता है कि आप जैसे ही उसको हिला डुला दीजिए वो गिरने वाला नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसका पैक ऐसा होता है आप जैसे भी हिलाइए डुलाइए वो हिलेगा डुलेगा नहीं। ठीक उसी प्रकार इस जो कोशिकांग है
यानी कोशिका का जो भाग है इसके बीचों में वो जीव द्रव्य ऐसे भर दिया गया है ताकि एक दूसरे में वो क्या करेंगे, टकराएंगे नहीं। अगर सपोज मानिए एक दूसरे में जब टकराने लगेंगे तब क्या स्थिति होगा, जिस प्रकार एक बैग में सभी बर्तन को भर लीजिए, ठीक है ना, गिलास चम्मच कटोरी जो भी होता है सबको एक बैग में भर लीजिए और एक बैग में भरने के बाद अपने पीठ पर टांगिए और बस दौड़ना प्रारंभ कर दीजिए। तो देखिए वह बैग जैसे आप पीठ पर टांगेंगे वो दौड़ना जैसे प्रारंभ करेंगे वो क्या होगा, वो आवाज करने लगा, ठन 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 बाजने लगेगा, ठीक है। तो वही अगर वो नहीं बाजेगा, कब नहीं बाजेगा, जब उस दोनों के बीचों में हम क्या करेंगे, कुछ कागज भर देंगे। अगर एक दूसरे के बीच में कागज भर कर टाइट कर देंगे तो दौड़ेंगे तो वो नहीं बजेगा। ठीक उसी प्रकार इन अंगों के बीच में क्या, जीव द्रव्य को भर दिया गया है ताकि एक दूसरे के पास वो नहीं जाएंगे और ना ही एक दूसरे में क्या होंगे, टकराएंगे। उसे हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। इसमें और बेसिकली आप लोग को बताया जाएगा जब अगले चैप्टर में चलेंगे तो इसमें डीपली इसमें बताएंगे, ठीक है ना। अभी बस इतना इसमें यह पॉइंट आया तो इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कोशिका भी दो प्रकार का होता है, ठीक है ना, एक कोशीय और बहुकोशीय होता है, ठीक है ना, जिसे प्रोकैरियोटिक कहा जाता है और यूकैरियोटिक कहा जाता है। ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है यह चीज समझ में आ गया होगा, जीव द्रव्य किसे कहते हैं, ठीक है ना। अब हम चलते हैं कोशिका यानी कोशिका संरचना, ठीक है ना। ये हम लोग लास्ट पॉइंट होगा। जीव द्रव्य तो हम लोग जान लिए, ठीक है ना। कोशिका जो होता है कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। ये अभी हम फिर बताएंगे, जो अभी बता कर गए फिर उसको हम बताएंगे कि कोशिका जो संरचना होती है वो किस प्रकार होती है, ठीक है ना। जब इसको पूरा डीपली हम जानेंगे कब, जब लेसन 8 जब पढ़ेंगे तो उसमें कोशिका के बारे में स्पष्ट दिया गया। नेक्स्ट वाला है 7 नंबर लास्ट पॉइंट, कोशिका संरचना। कोशिका संरचना, ठीक है ना। कोशिका संरचना का क्या होता है, यह मान लीजिए कि हमारा जो हैंड है, इस हैंड में हम यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो कितना कोशिका लगा है ऐसे पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। जब इसको सूक्ष्मदर्शी से देखा जाएगा तब तो पता चलेगा कि इसमें कितना कोशिकाएं लग करके बनी है। एक कोशिका दोनों में क्या है, जुड़ी हुई है। जैसे मानिएगा यहाँ पर एक कोशिका है, फिर यहाँ पर एक कोशिका है, फिर यहाँ पर एक कोशिका है, ठीक है ना, फिर यहाँ पर एक कोशिका है, फिर यहाँ पर एक कोशिका, यानी एक दूसरे से क्या है, कोशिका जुड़ी हुई, एक दूसरे से क्या है, कोशिका जुड़ी हुई नजर आएंगी, ठीक है ना। तो एक जिस प्रकार हम एक कमरा बनाते हैं तो उसमें ईंट कंकड़ बालू सीमेंट और पानी सब मिलाकर क्या करते हैं, उसको बनाते हैं, तब जाकर के वह रूम क्या होता है, तैयार होता है। ठीक उसी प्रकार यह जो कोशिका होती है, यह कोशिका एक दूसरे से मिलकर क्या करती है, एक शरीर संरचना बनाती है, ठीक है ना। उसी कोशिका संरचना कहा जाता है। अगर यदि इसके डिफिनेशन के बारे में हम जाने तो देखिए, कोशिका जीवों की शरीर, कोशिका जीवों की शरीर की क्या है, संरचनात्मक है, ठीक है ना, और क्रियात्मक है, ठीक है ना। संरचनात्मक है एवं क्रियात्मक है। यानी जो हमारी कोशिका है वो दो कार्य करती है, एक संरचना का भी कार्य करती है और एक क्रिया का भी कार्य करती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ संरचना का ही कार्य करती है। जो हमारी कोशिका है वह संरचना यानी एक आकार भी बनाती है और उसकी संरचना भी करती है, और दूसरे नंबर में वह क्रियात्मक यानी हर कार्य को क्या करती है, पूरा करती है। इसीलिए कोशिका को क्या कहा गया, कोशिका जीवों के शरीर के क्या है, संरचनात्मक है और एवं क्रियात्मक है, ठीक है ना। ये दो तरफ से हमारे शरीर में काम करती है। अक्सर सजीवों में यह काम करती है, ठीक है ना। तो ये है हमारा क्या है,
ये लास्ट पॉइंट था जिसको आज कोशिका संरचना में बताया हूँ, ठीक है ना। अब फिर से इसमें हम जान लेते हैं कोशिका कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कोशिका कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। अभी कुछ देर पहले मैं बताया हूँ, जब जीव द्रव्य पॉइंट पढ़ रहे थे तो उसमें मैं इस बात को बताया हूँ। कोशिका कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक प्रोकैरियोटिक होती है और एक यूकैरियोटिक होती है। इसको हम क्या एक कोशीय भी कह सकते हैं और बहुकोशीय भी कह सकते हैं, ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक, ठीक है ना। और एक होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इसको याद करना बहुत आसान है। देखिए, प्रोकैरियोटिक मतलब एक कोशीय होता है, ठीक है ना। और यूकैरियोटिक मतलब तुम हम सब बहुकोशीय, ठीक है ना। तो इसको लिख देते हैं एक कोशीय, एक कोशीय, और ये हो जाएगा बहुकोशीय, ठीक है ना। एक कोशीय हो जाएगा और बहुकोशीय हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, यूकैरियोटिक में जितने भी मतलब जीव आएंगे वो सब किसके बने होंगे, सब बहुकोशीय के बने होंगे, ठीक है ना। और यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में जो जीव आएंगे वह एक कोशीय से ही बने होंगे, ठीक है ना। इन सब के बात मैं पहले वीडियो में शायद कुछ आप लोग को बताया होगा। अगर यदि नहीं बताऊंगा तो अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा इसके बारे में, प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में कौन कौन से जीव आएंगे और इन दोनों में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो बस आज इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। अब अगले वीडियो में जो पार्ट 4 होगा यानी 4 होगा, उसमें इसके अगले वाले टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर किसी भी प्रकार का मेरे इस वीडियो में अगर आप लोगों को देखने से अगर त्रुटियां मिलती हैं तो कृपया कर उसको क्षमा कीजिएगा। अगले से प्रॉमिस करता हूं कि अगले से जो अगले वीडियो में होगा उस वीडियो में इस प्रकार की आप लोगों को किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। वैसे भी तो इस वीडियो में भी कोई दिक्कत की सामना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर यदि आप लोग को कुछ दिक्कत होता होगा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।